गुड डे स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर स्मिता शर्मा और मैं आपको बीएससी पार्ट 1 का पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ, जिसमें हम यूनिट थर्ड कर रहे हैं। यूनिट थर्ड का हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस यूनिट में 2 चैप्टर्स हैं, तो हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं। इसके अंदर हमने अभी तक टॉर्क के बारे में पढ़ रखा है, एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ रखा है, यानी बल आघूर्ण और कोणीय संवेग दोनों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। साथ ही साथ हमने जड़त्व आघूर्ण किसी एक्सिस के प्रति कैसे निकाला जाता है उससे संबंधित 2 थ्योरम्स भी हमने करी हैं। प्रमेय 2 कर ली, जो हमारी लंबवत अक्षों की प्रमेय और समानांतर अक्षों की प्रमेय है। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ ली हैं। इसके साथ ही हमने कोणीय संवेग और बल आघूर्ण के मध्य जो गति की समीकरण है वो भी हमने ज्ञात कर ली थी। द रिलेशन बिटवीन equation of motion between angular momentum and torque was also calculated in the previous lecture. Now today we will be starting with new thing, that is inertial coefficient, जड़त्वीय नियतांक। जड़त्वीय नियतांक क्या चीज़ है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जड़त्वीय नियतांक ज्ञात करने से पहले हमारे को एक चीज़ पुनः समझनी पड़ेगी, वो कि जड़त्व क्या होता है, व्हाट इज इनर्शिया। तो इनर्शिया को हम ऐसे समझा सकते हैं कि जब कोई बॉडी जो है वो रेस्ट पोजीशन में, विराम अवस्था में है, और या फिर वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन में चल रही है, तो अगर वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन में चल रही है या रेस्ट पोजीशन पे है, तो उसकी जो स्टेट है, उसकी अवस्था है, उसको परिवर्तन करने के लिए हमारे को एक बल लगाना पड़ेगा। भाई अब जैसे कोई एक बॉल रखी हुई है, तो वो रेस्ट पोजीशन पे है, तो वो वैसी ही पड़ी रहेगी जब तक कि आप उसको किक नहीं करोगे, किसी तरीके से आप उस पर बल प्रयोग नहीं करोगे, फोर्स नहीं लगाओगे, जब तक वो नहीं चलेगी। तो ये किसी भी बॉडी का अपनी स्टेट को नहीं चेंज करने की जो प्रॉपर्टी है या गुण है, किसी भी अवस्था को ना बदलने की जो गुण है, वो हमारा जड़त्व कहलाता है। जैसे हम लोग ही हैं, अगर हमारे को कोई ना कहे तो हम अपने आराम से सुबह के वक्त सर्दी है सोते रहें, लेकिन हमारे को या तो मम्मी पापा डांट देंगे कि अरे टाइम से उठो, या हमारे को खुद को ही लगेगा अरे स्कूल का कॉलेज का टाइम हो रहा है या लेक्चर का टाइम हो रहा है, जो भी है ना, ट्यूशन का टाइम हो रहा है, कुछ भी इस तरीके से कोई भी जो है फोर्स हमारे पे अप्लाई किया जाता है, जिस कारण से हम अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। तो इस जो ये बॉडी का जो ये, तो अब हम इस गुण को जड़त्व कहते हैं। किसी पिंड का द्रव्यमान, इसमें यह भी देखा जाता है कि जिस पिंड का द्रव्यमान या मास जितना ज्यादा होगा, उतना ही उसको अधिक बल की आवश्यकता होगी अपनी पोजीशन को बदलने में। तो इस प्रकार से कोई भी जो बॉडी है, उसका जो मास है या द्रव्यमान है, उसका मापक कौन होता है, जड़त्व। मास या उन्हें उस बॉडी का द्रव्यमान या मास जो है वो जड़त्व का ही मापक होता है, मतलब उसी को मेजर करता है कि इनर्शिया किस में ज्यादा है, जिसका मास ज्यादा है। तो ये हमारी एक इनर्शिया की डेफिनेशन हो गई। अब इसी प्रकार से अगर कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन में है ना, विराम अवस्था में है, और उसको या वो घूम रही है एक समान कोणीय वेग से, एक सेम एंगुलर वेलोसिटी से वो घूम रही है, तो उसकी पोजीशन स्टेट को चेंज करने के लिए, उसकी अवस्था को परिवर्तन करने के लिए फिर हमारे को एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ये फोर्स जो है, क्योंकि बॉडी रोटेट हो रही है या रेस्ट पोजीशन में और हमें उसे घुमाना है, ऐसी स्थिति में हम जो फोर्स अप्लाई करते हैं वो केवल फोर्स नहीं होता, इट इज टॉर्क, बल आघूर्ण लगाना पड़ता है। तो किसी भी वस्तु को विरामावस्था से घुमाने के लिए, घूर्णन कराने के लिए, रोटेट कराने के लिए, या रोटेटिंग बॉडी को रोकने के लिए, या उसकी स्टेट चेंज करने के लिए
जो चीज़ हमें अप्लाई करनी पड़ती है वो हमारा कहलाता है बल आघूर्ण, टॉर्क कहलाता है। तो इस कारण से हम बल आघूर्ण को घूर्णी जड़त्व भी कह सकते हैं, ठीक है, रोटेशनल इनर्शिया भी कह सकते हैं। और ये जो रोटेशनल इनर्शिया है, ये जिस चीज का इसका इनर्शिया का जो मापन करता है वो क्वांटिटी है हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी मोमेंट, जैसे इनर्शिया का मापक जो इनर्शिया है, जड़त्व है, उसकी किसी बॉडी के अंदर उसकी गणना मास के द्वारा हो जाती है, ऐसे ही घूर्णी इनर्शिया मतलब रोटेशनल इनर्शिया जो है या घूर्णी जड़त्व जो है, उसका जो मापक है वो मापन कौन करता है? जड़त्व आघूर्ण की सहायता से हम कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की सहायता से। जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतने ही उसके अंदर टॉर्क हमें या बल आघूर्ण हमें ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण वही कार्य करता है जो रेखीय गति में पिंड का द्रव्यमान करता है। तो इस प्रकार से रेखीय गति में जो महत्व मास का है वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोटेशनल मोशन में है ना। अच्छा, तो हम इस कारण से ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसको हम क्या कह सकते हैं? घूर्णन जड़त्व गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ रोटेशनल इनर्शिया भी कह सकते हैं, या इसको ब्रीफली हम इनर्शियल कोफिशिएंट भी कहते हैं। तो हमारे इनर्शियल कोफिशिएंट की डेफिनेशन आ गई। क्या है इनर्शियल कोफिशिएंट? जैसे किसी पिंड के द्रव्यमान को उस पिंड के जड़त्व गुणांक के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, उसी प्रकार घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण को घूर्णन जड़त्व गुणांक या जड़त्वीय नियतांक कहा जा सकता है। In linear motion, since mass can be defined as the inertial coefficient of a body, in the same manner in rotational motion, moment of inertia can be defined as coefficient of rotational inertia or inertial coefficient। हाँ, पर इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? जड़त्व जो है वो केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ठीक है, केवल मास पर डिपेंड करता है। और जड़त्व आघूर्ण जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है और साथ ही साथ उसकी घूर्णन अक्ष से जिसके प्रति घूर्णन कर रहा है उससे दूरी पर भी वह निर्भर करता है। मतलब मास डिस्ट्रीब्यूशन उस एक्सिस के अबाउट किस प्रकार से है उस पर भी वह निर्भर करता है। तो ये एक बेसिक इनमें डिफरेंस है। अब हमें ये इनर्शियल कोफिशिएंट को विस्तार पूर्वक हम समझेंगे कि इनको हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं। इसके लिए हम वापस से एंगुलर मोमेंटम या कोणीय संवेग की परिभाषा लिखेंगे। तो हम ये मान लेते हैं एक पिंड है जो विभिन्न कणों से मिलकर बना हुआ है, एक निकाय बन जाता है, और मूल बिंदु O के सापेक्ष पिंड का जो कुल कोणीय संवेग J है वो हम बाय फॉर्मूला मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, J बराबर समीशन I MI/RI क्रॉस VI, जहाँ I जो है वो ith पिंड है, यानी MI/RI और VI ये क्या है? ये द्रव्यमान है, पोजीशन वेक्टर है और वेग है, वेलोसिटी है किसकी? I वे कण की। और फिर हमने क्या करा? उसको समेशन करके सभी कणों के लिए टोटल बॉडी का J निकाल लिया। जो रिजिड बॉडी है उसके लिए पोजीशन वेक्टर RI का परिमाण कांस्टेंट रहता है, ये हमारे को रिजिड बॉडी की कंडीशन से पता है। और ये जो वेग है, कण का वेग जो है वो उसमें घूर्णन गति उत्पन्न करता है। तो घूर्णन गति जब उत्पन्न करता है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? हम उसको लिख सकते हैं VI बराबर ओमेगा क्रॉस RI। बाय डेफिनेशन हम लिख सकते हैं ओमेगा जहाँ पर कोणीय वेग है, एंगुलर वेलोसिटी है ना। अब ये फॉर्मूला हम समीकरण 1 में लगा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? J बराबर MI/RI क्रॉस ओमेगा क्रॉस RI। अब ये देखो ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, वेक्टर प्रोडक्ट है,
तो हम इसके ऊपर वो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा देंगे। हमें पता है अगर 3 वेक्टर्स हैं, हमें ये आइडेंटिटी पता है A क्रॉस B क्रॉस C। A क्रॉस B क्रॉस C को हम लिख सकते हैं B A डॉट C माइनस A डॉट B इंटू C। इस चीज को हम ऊपर वाली समीकरण 3 में अप्लाई कर देते हैं। तो इससे क्या आ जाएगा, Mi नहीं, ये देखो Mi तो बाहर रहेगा, इस पर तीनों पर हम लगा रहे हैं, तो ये पहला हो जाएगा ओमेगा बाहर Ri क्रॉस Ri डॉट Ri, तो Ri स्क्वायर हो जाएगा, है ना। फिर माइनस C क्या है, Ri बाहर निकल गया, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो Ri डॉट ओमेगा, ये हो गया। अच्छा, अब हमारे को मालूम है ओमेगा जो है वो वेक्टर है। इसके मान लो अगर उसकी 3 अक्षों की दिशाओं में ओमेगा का जो मान है वो ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई और ओमेगा जेड से दिया जाता है, और पोजीशन वेक्टर जो है वो एक्स आई, वाई आई और जेड आई से दिया जाता है, यानी वो आर आई के घटक है, कंपोनेंट्स है, और ये ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई और ओमेगा जेड कोणीय वेग या एंगुलर वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं। तो हम इसको कंपोनेंट फॉर्म में अगर लिखना चाहें, तो अगर हम एक्स डायरेक्शन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, जे एक्स हो जाएगा। एम आई मास के अंदर कोई डायरेक्शन का कुछ चक्कर नहीं है, ओमेगा की जगह ओमेगा एक्स आ जाएगा। अब ये आर आई स्क्वायर है, मैग्नीट्यूड है, तो इसके अंदर ये डायरेक्शनल है नहीं क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, तो इसकी कोई ये आर आई का आर आई रहेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि केवल हमारा जो फर्क पड़ेगा दिशा पे वो हमारे वेक्टर्स पे ही पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर आर आई ये वेक्टर है, तो इसकी जगह एक्स आई हो गया क्योंकि एक्स दिशा की बात कर रहे हैं। अब आर आई डॉट ओमेगा, इसका क्या होगा, इसमें ये दोनों वेक्टर्स है, लेकिन हमें पता है अगर 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकाला जाए तो वो हमेशा एक अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटी आता है, इसलिए ये भी सभी में सेम ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, बस हमें ये कैलकुलेट करके रखना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले आर आई डॉट ओमेगा निकाल लेते हैं। देखो, तो आर आई डॉट ओमेगा का मान, आपको डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला जो है ए डॉट बी बराबर ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड होता है। उसी आधार पर हम इसको लिख सकते हैं आर आई डॉट ओमेगा बराबर एक्स आई ओमेगा एक्स प्लस वाई आई ओमेगा वाई प्लस जेड आई ओमेगा जेड के रूप में लिख सकते हैं। तो ये मान हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो रखने के बाद जे एक्स का मान क्या हो जाएगा, समीशन एम आई, ये एम आई को मैंने थ्रू मल्टीप्लाई कर दिया, तो आर आई, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x से मल्टीप्लाई होगा ये, तो एक तो हो जाएगा एक्स आई स्क्वायर, दूसरा हो जाएगा एक्स आई वाई आई, और तीसरा हो जाएगा एक्स आई जेड आई। तो मैंने इसको एक साथ लिख लिया, तो आर आई स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर ओमेगा एक्स प्लस माइनस ऑफ समीशन एम आई एक्स आई वाई आई ओमेगा वाई माइनस एम आई एक्स आई जेड आई ओमेगा जेड। तो ये हमारा जे एक्स का मान आ गया। अब हम इसके अंदर इसी प्रकार जे वाई भी निकाल सकते हैं। जे वाई में क्या होगा, यहाँ पर आर आई स्क्वायर माइनस वाई आई स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाई आई एक्स आई होगा, और ये वाई आई जेड आई हो जाएगा, है ना। अब इसी प्रकार से जे जेड निकालते हैं। जे जेड के अंदर भी क्या होगा, यहाँ माइनस जेड आई एक्स आई का फॉर्म आएगा, यहाँ वाई आई जेड आई का फॉर्म आएगा, और लास्ट वाले में आर आई स्क्वायर माइनस जेड आई स्क्वायर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने जे एक्स जे वाई जे जेड समीकरण 6, 7 और 8 के रूप में लिख ली। अब इन तीनों समीकरणों को हम थोड़ा, ये बिखरी बिखरी से लग रही है, हम इनको थोड़ा छोटे रूप में लिखते हैं। तो छोटे रूप में हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स प्लस एक्स आई एक्स वाई ओमेगा वाई प्लस आई एक्स जेड ओमेगा जेड, और ऐसे ही बाकी 2 समीकरणें लिख लेते हैं। अब हमें पता है हमारी समीकरण तो इस तरीके से थी, तो यहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं आई एक्स क्या है, आई एक्स एक्स क्या है, आई एक्स एक्स का मान ये होगा, है ना। आई वाई आई एक्स वाई का मान ये होगा, आई एक्स जेड का मान ये होगा। इसकी जगह हमने आई एक्स जेड लिख दिया, और इसी प्रकार बाकी सभी समीकरणों में
हमने लिख लिया। यहाँ पर मैंने इनको शो भी कर दिया। आई एक्स एक्स जो है वो ये हो गया, आई वाई वाई ये हो गया, और आई जेड जेड ये हो गया। अगर आप ध्यान से देखें तो आई एक्स वाई का मान क्या था? आई एक्स वाई का मान ये है, ठीक है। और आई वाई एक्स का मान क्या है? देखिए, माइनस एम आई वाई आई एक्स आई, ये और ये दोनों एक जैसे से है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? आई एक्स वाई और आई वाई एक्स दोनों का मान बराबर है। माइनस एम आई वाई आई, ये क्या जेड आई कैसे लिख दिया? अच्छा हाँ, नहीं ये एक्स आएगा, यहाँ पे गलत लिख दिया, ठीक है। एक्स आई के रूप में आ गया, है ना। तो इस तरीके से बाकी भी मान सारे हम लिख सकते हैं। ऐसे ही आई एक्स जेड और अब आई जेड एक्स बराबर होंगे, और ऐसे ही आई वाई जेड और आई जेड वाई भी बराबर होंगे। तो ये जो हमने आई एक्स एक्स और ये जो 9 कोफिशिएंट लिखे हैं, कौन से? आई एक्स एक्स, आई वाई वाई, आई जेड जेड, आई एक्स वाई, आई वाई एक्स, आई वाई जेड, आई जेड वाई, आई एक्स जेड और आई जेड एक्स, ये सभी हमारे जड़त्वीय गुणांक कहलाते हैं। दे आर ऑल कॉल्ड इनर्शियल कोफिशिएंट्स। तो हम इसको जो ऊपर आपकी जो समीकरण है जे की, ये समीकरण 9, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में? ऐसे लिख लेंगे मैट्रिक्स में, जे एक्स वाई जेड ये, और एक इनर्शियल कोफिशिएंट की और एक ओमेगा की फॉर्म आ जाएगा। ये जो है ये हमारा इनर्शियल कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, ये उसके कोफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं मैट्रिक्स के, तो ये आई एक्स एक्स, आई वाई और आई जेड जेड, इनके अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? जैसे हाँ, आप पहले एक ले लो आई एक्स एक्स। आई एक्स एक्स क्या हो जाएगा? समीशन एम आई आर आई माइनस एक्स आई स्क्वायर, यही है हमारा। अब मैं सबसे पहले आर आई का मान रख देती हूँ। आर आई का मान क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही होता है इसका मान, ये रख दीजिए। इसमें से एक्स आई को घटा दीजिए, ये दोनों कट जाएंगे, है ना, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास केवल आई एक्स एक्स का मान ये रह जाएगा। अब इसका क्या मतलब हुआ? इस समीकरण 11 से हमें क्या पता चलता है? समीकरण 11 से ये पता चलता है कि ये आयव्य कण की एक्स अक्ष से दूरी का वर्ग है, ठीक है ना। अगर मान लो कोई एक पार्टिकल है, जैसे ये आपकी एक्सिस बनी हुई हैं, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई है और ये जेड है, ठीक है, और कोई हमारा ith पार्टिकल यहाँ पे बैठा हुआ है और उसका हमने पोजीशन ये निकाल ली, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन मेरी बनी नहीं है, ये पोजीशन हमने निकाल ली। तो ये पार्टिकल जो है वो एक्स एक्सिस से कितना दूर होगा, ये हम अगर निकालना चाहते हैं तो हमारे को क्या निकालना पड़ेगा? एक तो इसकी इससे दूरी और इस पार्टिकल की z से दूरी, ये हम दोनों ज्ञात कर लेते हैं। तो इन दोनों के ज्ञात करने से हम x अक्ष से इस पार्टिकल की दूरी आराम से निकाल सकते हैं। ये देखो, मैं देखती हूँ अगर आगे इन्होंने कहीं डायग्राम बनाया होगा, हाँ ये देखिए ये बना हुआ है। तो अगर हमारे को किसी x एक्सिस से, मान लो जैसे y एक्सिस से इसकी दूरी निकालनी है, तो हमें क्या पता चाहिए? हमें ये दूरी निकालनी है, y एक्सिस से ये दूरी निकालनी है। तो ये दूरी ज्ञात करने के लिए हमारे को एक तो z और एक x के अबाउट इसका डिस्टेंस पता होना चाहिए, तब हम इसका डायगोनली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो वाई आई प्लस जेड आई स्क्वायर जो है वो आयव्य कण की x अक्ष से दूरी का वर्ग है। तो इसका मतलब क्या हो गया? आई एक्स एक्स का मान अगर हम ज्ञात करते हैं तो ज्ञात करने पर क्या चीज आती है? वो जड़त्व आघूर्ण आता है x अक्ष से x अक्ष के सापेक्ष। तो हम ये कह सकते हैं कि आई एक्स एक्स जो है दृढ़ पिंड का x अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण है।
ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस है। ऐसे ही आई वाई वाई और आई जेड जेड जो है आपके वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कहलाते हैं। अगर हम टेंसर की परिभाषा में इनको लिखना चाहें तो हम इसको ये जो 9 इनर्शियल कोफिशिएंट है उनको हम सेकेंड रैंक टेंसर कहते हैं। ठीक है, तो ये मोमेंट इनर्शिया टेंसर भी कहलाते हैं। और हम ये ऑलरेडी सिद्ध कर चुके हैं कि आई जो है, कैपिटल आई जो है वो आई जे जो इज इक्वल टू आई जे आई, ये जो है ये थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रहा, ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, आई कैपिटल आई जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमारा आई और जे, ये किसके बराबर है हमारा, वो हमारा है आई जे आई। ठीक है, तो ये इसके बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया, आई एक्स वाई इज इक्वल टू आई वाई एक्स, आई एक्स जेड इज इक्वल टू आई जेड एक्स एंड सो ऑन, ऐसे ही है। तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो वो जो टेंसर है वो हमारा एक सममित टेंसर कहलाता है, सिमेट्रिक टेंसर कहलाता है। और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर है ये बेसिकली क्या करता है, ये जे और ओमेगा के बीच में संबंध स्थापित करता है। इट फॉर्म्स अ रिलेशन बिटवीन जे एंड ओमेगा। अब देखो आप समीकरण 9 को ध्यान से देखिए, समीकरण ये वाली जो है, इसमें आप आसानी से देख सकते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि हमेशा जे एक्स की दिशा ओमेगा एक्स के समानांतर हो, ये जरूरी नहीं है। इट कैन बी बिकॉज जे एक्स जो है वो ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई और ओमेगा जेड तीनों के जोड़ के बराबर है। तो ये जरूरी नहीं है कि जे हमेशा ओमेगा के समानांतर हो, ये उससे एंटी पैरेलल भी हो सकता है। लेकिन ऐसा भी संभव है किसी एक स्पेशल कंडीशन में कि जे और ओमेगा एक दूसरे के पैरेलल हो। ठीक है, तो कोणीय संवेग की दिशा घूर्णन अक्ष का जो ओमेगा है उसकी दिशा में नहीं होती, परंतु ऐसा संभव है किसी भी आकार के दृढ़ पिंड के लिए अगर हम कोई 3 परपेंडिकुलर एक्सिस, 3 परस्पर लंबवत दिशाएं लें जिसके लिए कोणीय संवेग घूर्णन अक्ष के संपाती हो, यानी आपके पास 3 ऐसी कंडीशंस फिर भी आ सकती हैं जिसके लिए जे जो है ओमेगा के पैरेलल हो, संपाती हो। ऐसी जो एक्सीज हैं जिन पर जे और ओमेगा एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट या संपाती होता है उनको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष, और उनके संगत जड़त्व आघूर्ण ज्ञात किए जाते हैं। तो इस अवस्था में जड़त्व के गुणनफल अगर केवल मोमेंट ऑफ इनर्शिया उनके अबाउट निकालें तो वो हमारे ज्ञात हो जाएंगे, और इस कंडीशन में हमेशा आई एक्स वाई, आई एक्स जेड और ये जो बाकी जो हैं ये सभी मान 0 हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट हम निकाल सकते हैं। ऐसी स्थिति में जे एक्स जो है वो केवल आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स के बराबर हो जाएगा, जे वाई बराबर आई वाई वाई ओमेगा वाई के बराबर हो जाएगा, और जे जेड आई जेड जेड ओमेगा जेड के बराबर हो जाता है। तो ये हमने इनर्शियल कोफिशिएंट्स के बारे में सब जानकारी प्राप्त करी। अब हम अगले लेक्चर में जब जे ओमेगा के पैरेलल नहीं है तो हम क्या करेंगे और क्या चीज़ हम डिफाइन करेंगे, और इसके आगे इनसे हमारे को क्या कौन सा फिजिक्स का कंसेप्ट जो है वो समझने में मदद मिलती है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।